दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस कभी सड़क की पार्टी नहीं रही, लेकिन इस बार सड़क पर ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। और बीजेपी कभी बंद कमरों की पार्टी नहीं रही, लेकिन इस बार बंद कमरों में ही अपनी जीत के नारे बीजेपी लगा रही है और तमाम कार्यकर्ता सांसद तालियां पीट रहे हैं। राजनीतिक तौर पर जब सड़क की राजनीति संसद को डिगाने निकलती है तो अक्सर संसद में बैठे हुए नेताओं के सामने मुश्किल आ जाती है। और शायद यही वो वजह है जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए यह कहना पड़ा कि इस बार 400 पार। और यह सुनते ही तालियों की गूंज से पूरे संसद के सेंट्रल हॉल में शोर मचने लगा। लेकिन दूसरी तरफ सड़क के भीतर जो संवाद राहुल गांधी गरीबों से बना रहे हैं, आदिवासियों से बना रहे हैं, महिलाओं से बना रहे हैं, कर्मचारियों से बना रहे हैं, श्रमिकों से बना रहे हैं, युवाओं से बना रहे हैं, उसका पाठ एक ही है। वह कौन सी परेशानी है जो दिल्ली से निकलती है और छोटे और दुरुस्त इलाकों में लोगों के भीतर इस बात को भर देती है कि उनकी जमीन कौन छीन ले जाता है, उनके रोजगार को कौन हड़प लेता है। इस देश में उन्हीं का पैसा जो बैंकों के भीतर रखा हुआ है उसे क्यों लुटा दिया जाता है। इस देश के भीतर में बरसों बरस की मेहनत के साथ, इस देश की कमाई और पसीने के साथ जो भी पब्लिक सेक्टर खड़ा किया गया उसे कौड़ियों के मोल क्यों सरकार अपने दोस्तों में बांट रही है। राजनीतिक तौर पर यही वो मैनिफेस्टो है। बहुत धीरे धीरे लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी उस मैनिफेस्टो को तैयार कर रहे हैं जिसको लेकर दिल्ली में बैठी हुई मैनिफेस्टो टीम अपने तौर पर परख तो रही है, लेकिन अभी तक उसके भीतर वह सड़क की खुशबू आई नहीं है। लेकिन अभी मैनिफेस्टो धीरे धीरे बन रहा है और यह घबराहट दिल्ली में बीजेपी की सत्ता के सामने उभरने लगी है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीते 10 बरस का कच्चा चिट्ठा उपलब्धियों के साथ बीजेपी रखने में कोई कोताही बरतती नहीं है। संसद के भीतर प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो 10 साल की उपलब्धियों के साथ आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी कैसे दुनिया पर राज करेगी इसे बाखूबी बतलाते हैं। आने वाले वक्त में कितने बड़े निर्णय इस देश को लेकर लिए जाएंगे जिससे यह देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा, इसको बताने में वह कोई कोताही बरतते नहीं है। अतीत को निशाने पर लेते हैं, भविष्य को साधते हैं और वर्तमान में अपनी जीत पर मोहर लगाने की स्थिति पैदा कर देते हैं। यह काबिलियत और यह हुनर प्रधानमंत्री मोदी में है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सड़क की राजनीति की काबिलियत और हुनर जिस तेजी से कांग्रेस में समाने लगा है उसकी घबराहट दिल्ली में बैठी बीजेपी सत्ता को होने लगी है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। किसी प्रोजेक्ट के नाम पर किसी आदिवासी की जमीन ले ली गई, किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या एमएसएमई में या मुद्रा योजना के तहत या सीधे बैंक ट्रांसफर के पैसे से भी जिंदगी क्यों नहीं चल पा रही है इस देश के गरीबों की। और पार्लियामेंट के भीतर अगर प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं और उसके बाद सड़क पर जब रैली करते हैं तो उसमें अमीर गरीब का जिक्र करके उन जातियों को दरकिनार क्यों कर देते हैं जिन जातियों पर भारत का सच टिका हुआ है। इन परिस्थिति में वो कौन सा मैनिफेस्टो है जो सड़क पर तैयार हो रहा है और वह कौन सी राजनीति है जो बंद कमरों में अपनी जीत का ऐलान कर रही है। हमें लगता है आज इसे परखने की जरूरत है। तो सबसे पहले बंद कमरों की उस राजनीति का जिक्र जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कल ठोक के कहा, बीजेपी इस बार 370 और एनडीए 400 पार। इसके पीछे उपलब्धियों की एक बड़ी मोटी लकीर है और आने वाले वक्त को लेकर चकाचौंध ही चकाचौंध है। तो पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात सुननी चाहिए जो ठीक 12 घंटे पहले उन्होंने कही है। और भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को आज पूरी दुनिया सराह रही है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। और जब विश्व संकट से गुजर रहा है तब तो उनको और ज्यादा अच्छा लगता है। G20 समिट के अंदर सारे देश ने देखा है कि पूरा विश्व भारत के लिए क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या आशा करता है। और इन सारे 10 साल के कार्यकाल के अनुभव के आधार पर
आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। जब इतना आत्मविश्वास है तो फिर प्रधानमंत्री या कहें सरकार की नीतियों को एक क्षण के लिए टटोलना होगा। आखिर क्यों जरूरत पड़ गई सरकार को इस देश के भीतर में 1,500 से ज्यादा रथों को दौड़ाने की, वह भी नौकरशाही के आश्रय, और यह कहने की इस देश के 2.5 लाख पंचायतों में जाइए, विकसित भारत का सपना रखिए, संकल्प यात्रा निकालिए, बकायदा जीपीएस सिस्टम चलेगा, बकायदा ड्रोन से फोटोग्राफी होगी, और मोदी की गारंटी के नाम पर यह गाड़ियां देश भर में दौड़ती हुई नजर क्यों आने लगी? अगर उपलब्धियों का खांचा इतना बड़ा है तो 10 साल के भीतर जो तकरीबन 250 से ज्यादा स्कीम इस देश के भीतर में लाई गई, उसमें भी 40 स्कीम ऐसी थी जो सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ और उनके नाम से जुड़ी थी। उन स्कीम को लेकर किसान भी दायरे में था और इस देश के भीतर में गरीब लोगों को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना भी था। लेकिन इन परिस्थितियों से हटकर 2014 में लगाया गया पहला नारा नमामि गंगे, वह भी टारगेट को बार बार क्यों पूरा नहीं कर पाता, और आज की तारीख में भी जो नमामि गंगे के दायरे में आने वाला सीवेज सिस्टम है उसका सिर्फ 20% ही पूरा क्यों हुआ है? उसके बाद स्मार्ट सिटी का जिक्र आता है। 100 स्मार्ट सिटी तो दूर है, जो पैसा वर्ल्ड बैंक से लिया गया, जो पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया गया, जो पैसा अमेरिकी एजेंसी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट उससे जो पैसा लिया गया, जो प्रचार प्रसार में दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियों को लगाया गया, जिसमें पीडब्ल्यूसी है, जिसमें मैकेंजी है, जिसमें लियो एसोसिएट्स है, जिसमें बॉश है, इन तमाम चीजों के बाद भी उपलब्धियां सरकार के साथ क्यों नहीं जुड़ पाई? और अगर यह परिस्थिति है तो इन सब के बीच 15 लाख रुपए अकाउंट में आने हो, 2 करोड़ नौकरियां हो, बुलेट ट्रेन का चलना हो, किसानों की आय दुगनी हो, एक लंबी फहरिस्त है। उसमें भी मनरेगा का सवाल, वहां से जुड़े मजदूरों का सवाल, जिनके पास आधार कार्ड नहीं, वैसे करोड़ों मजदूरों को दरकिनार कर दिया गया। क्यों किया गया? अगर चकाचौंध की स्थिति है तो क्या वाकई ऐसी स्थिति है जिसके दायरे में उज्ज्वला योजना को ही रखा जाए, आयुष्मान भारत को ही रखा जाए, स्किल इंडिया को रखा जाए, मुद्रा योजना को रखा जाए? हम इस पे आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बंद कमरे की पार्टी बीजेपी कभी नहीं थी, लेकिन बंद कमरों में जीत का ऐलान वो कर रही है। तो अगला सवाल है, किस बात की घबराहट है जो इस जीत का ऐलान अपने कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़ाने के लिए, या साथ बैठे सांसद ताली के साथ जोश को अपने भीतर संभाले और मान लें कि वह जीत चले हैं? कहीं यह घबराहट सड़क से उड़ती हुई आंधी को लेकर तो नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी के बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी बहुत ही छोटा है। यह सिर्फ हक की लड़ाई है, इस देश के भीतर में अपने अधिकार की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। कौन जमीन ले जाता है, कौन कॉर्पोरेट रईस हो जाता है, इस देश की इकोनॉमी इतनी बड़ी कैसे हो जाती है, उसमें आम लोगों का योगदान कुछ होता है या नहीं होता है? सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो,
कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र की कोई भी परिस्थिति, खास तौर से अगर वह उस नॉर्थ ईस्ट से निकलकर अब झारखंड के इलाके में है जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, वहां पर कोयला ढोने वाला मजदूर हो या फिर मजदूरी करने वाले उन लोगों की लंबी तादाद हो जो कि इस देश के पीएसयू में काम कर रहे थे, लेकिन वहां भी उन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा। और यह स्थिति देश के सबसे पुराने और बड़े एचईसी की है जो रांची में है। 2.5-3 महीने से वेतन नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? अगर देश के पास इतना पैसा है तो क्या उसे भी कमजोर कर कॉरपोरेट के हाथ में सौंपा जाएगा? दरअसल मैनिफेस्टो के आने वाले वक्त में कांग्रेस जिस मैनिफेस्टो को रखेगी ये उसके हिस्से के दायरे में आते हैं। उस मैनिफेस्टो में 10 पॉइंट बड़े क्या होंगे, हमें लगता है उससे पहले इस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। उसके लिए संसद नहीं चाहिए, सड़क ही काफी है। अदानी जी की कंपनी में पिछड़े लोग कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने जानते हो? एक नहीं है। आप उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको उसमें एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। जमीन आपकी जा रही है, जीएसटी आपका जा रहा है। अदानी जी को बैंक लोन मिलता है ना, कहां से मिलता है? सरकारी बैंक से मिलता है ना। सरकारी बैंक का पैसा कहां से आता है? अपने जेब में देखो, यहां से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है। तो आप टैक्स दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, आप अदानी जी को अपनी जमीन दे रहे हो। उनकी कंपनी में आपका एक आदमी नहीं, उनकी कंपनी में उनके मित्र हैं, उनके खास लोग हैं, और आप बेरोजगारी और भूख के रास्ते पे चलते जा रहे हो। कि देश में 8% आदिवासी, 15% दलित, 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग, कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? जिन बातों का जिक्र सड़क पर हो रहा है मैनिफेस्टो का वो हिस्सा है। और चुनावी मैनिफेस्टो में अगर जनता की बात दर्ज हो जाए तो जनता को वो अपना मैनिफेस्टो लगने लगता है और उसे लगता है कि उसकी बात का जिक्र हो चला है। चंद्रयान का जिक्र कर लीजिए, G20 का जिक्र कर लीजिए, इस देश की उपलब्धियों में इस देश की बढ़ती हुई इकोनॉमी का जिक्र कर लीजिए, इस बात का जिक्र कर लीजिए कि नीति आयोग ने कह दिया तो कह दिया कि देश में गरीबी अब नहीं है तो नहीं है, लेकिन इससे कोई सरोकार जनता के होते नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी या यह ज्ञान दिल्ली में बैठे हुए मोदी और शाह को नहीं होगा, बिल्कुल है। राजनीतिक तौर पर भी है और सामाजिक तौर पर भी है, लेकिन कभी सोचा नहीं था बीजेपी ने कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस सड़क से अपने मैनिफेस्टो का ऐलान करेगी, क्योंकि इस मैनिफेस्टो के दायरे में सबसे बड़ी बात जाति की जनगणना है और खास तौर से ओबीसी समुदाय को अपने साथ समेटने की है। वही ओबीसी जिसमें सबसे बड़े ओबीसी होने का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी खुद को लेकर करते हैं और अगले क्षण वो कहते हैं इस देश में गरीबी ही सबसे बड़ी जाति है। तो अगला हिस्सा गरीबी के दायरे में इस मैनिफेस्टो से जुड़ा है, क्योंकि अगर इस देश में सुविधा के साथ आरक्षण का जिक्र होना जरूरी हो तो फिर जिस तरीके से राहुल गांधी अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की सीमा टूटेगी तो यह मैनिफेस्टो का हिस्सा है। यानी जाति जनगणना मैनिफेस्टो का हिस्सा, ओबीसी की जनगणना के बाद आरक्षण 50% से ज्यादा होगा, यह भी मैनिफेस्टो का हिस्सा। इस देश में किसी की जमीन ली जाएगी तो उसको मुआवजे के तौर पर कितनी रकम दी जाए और उसे रोजगार दिया जाए, यह भी मैनिफेस्टो का हिस्सा। किसी भी पीएसयू को बेचने नहीं दिया जाएगा और जो पीएसयू बेचे गए हैं उन पीएसयू की वापसी कैसे हो, यह भी मैनिफेस्टो का हिस्सा। इस देश में जो आदिवासी हैं
और उनकी जिन जमीनों पर कब्जा किया गया अलग अलग योजनाओं के नाम पर, और वहां अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर वो जमीन वापस लौटाई जाएगी, यह भी मैनिफेस्टो का हिस्सा। इस देश के भीतर में जो रोजगार का जिक्र इस दौर में सरकार यह कहकर भूल चुकी है कि हमने मुद्रा योजना के तहत 23 लाख करोड़ रुपए तो बांट दिए हैं और उसके जरिए अब लगभग इस देश के 45 करोड़ लोग तो रोजगार देने की स्थिति में आ गए, क्योंकि उसने 45 करोड़ खातों में ही पैसा डाला है मुद्रा योजना का। लेकिन क्या वाकई कोई आंकड़ा सरकार के पास मौजूद है जिसमें वो कह पाए कि हां इतना रोजगार पैदा करने वाले नए लोग पैदा हो गए? यह परिस्थिति भी नहीं है। तो खुले तौर पर रोजगार की स्थितियों को दायरे में रखकर मैनिफेस्टो का हिस्सा कैसे बनाया जाए, यह भी मैनिफेस्टो का हिस्सा ही होगा। जो कॉरपोरेट ने कब्जा कर लिया जिन जगहों पर, उसकी वापसी कैसे हो, उसका कौन सा रास्ता बने, यह भी मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। कॉरपोरेट अगर स्वस्थ प्रतियोगिता में शामिल होता है और वह अगर राजनीतिक लाभ उठाकर नहीं बढ़ा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सत्ता ने अपनी दोस्ती की खातिर इस देश की संपत्ति को कौड़ियों के मोल दिया है तो फिर उसको व्हाइट पेपर के तौर पर लाया भी जाएगा और उसको वापस भी लिया जाएगा। यह भी मैनिफेस्टो का हिस्सा। अलग अलग समुदाय के विशेष में वो किसान हो सकते हैं, वह बीड़ी मजदूर हो सकते हैं, वो ठेला मजदूर हो सकते हैं, वो इस देश की महिलाएं हो सकती हैं, वो आदिवासी महिलाएं हो सकती हैं, वह डिग्रीधारी युवा हो सकता है, या शिक्षा ना मिल पाने की वजह से जिन मुश्किल हालातों में बच्चे ही मजदूर में तब्दील हो गए वह भी हो सकते हैं। तो हर समुदाय विशेष को लेकर उनकी जरूरतों और उनके हक और उनके अधिकार का जिक्र सामाजिक और आर्थिक तौर पर कैसे होना चाहिए, यह भी मैनिफेस्टो का हिस्सा है। सामान्य तौर पर कोई भी राजनीतिक दल अध्ययन करता है, दस्तावेजों को टटोलता है, डाटा निकालता है, बातचीत करता है विशेषज्ञों से और एक मैनिफेस्टो एक विजन के साथ रखने की कोशिश करता है कि देखिए यह मैनिफेस्टो हमारा है। लेकिन शायद यह तमाम परिस्थिति 2019 से पहले की रही होगी। 2024 में जिस रास्ते कांग्रेस निकल पड़ी और राहुल गांधी जिस तरीके से सड़क की छान रहे हैं और वहां पर जो संवाद बना रहे हैं, उस संवाद के जरिए जो इनपुट निकल रहा है उसमें एक एक करके हर से संवाद बनाने की परिस्थिति, खास तौर से जब गोड्डा पहुंचते हैं तो वहां पर अडानी के पावर प्लांट से जिनकी जमीन छीनी गई उन लोगों से बातचीत करके उनकी टीम उस मैनिफेस्टो के एक हिस्से को सामने रखती है और बतलाती है कि नौकरी का वादा दिया गया लेकिन नहीं दी गई नौकरी। तो इनका क्या होगा आने वाले वक्त में, और इन परिस्थिति के बीच आने वाले वक्त में क्या निजीकरण के भीतर भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह भी उस दिशा में सोच को ले जाती है कि क्या वाकई अगर कुछ निजी हाथों में सौंप देंगे तो उसके बाद आरक्षण भी मायने क्या रखेगा। यह सवाल सड़क से उठ रहा है और सड़क के सामने इसका जवाब नहीं है। यह जवाब दिल्ली को देना है, लेकिन दिल्ली तो बंद कमरों में है। इसीलिए मैनिफेस्टो का हिस्सा यह भी है कि जो निजीकरण इस देश के भीतर में बड़े बड़े कॉरपोरेट के जरिए हर क्षेत्र में हो रहा है, उन क्षेत्रों में रोजगार किसे मिलेगा यह तय कौन करेगा। और क्या वाकई इस देश के सार्वजनिक सेक्टर को बचाया नहीं जाएगा जो कि सरकार के अधीन आते हैं, क्योंकि इस देश के भीतर में तो शिक्षा भी निजी हाथों में दे दी गई, यहां तक कि हेल्थ सर्विसेज भी वह भी निजी हाथों में दे दी गई। इस देश का मीडिया भी कॉरपोरेट के हाथ में चला गया। तो बचा क्या? सब कुछ अगर निजी हाथों में है तो पहली बार इस मैनिफेस्टो के जरिए या इस देश को 2024 के चुनाव में यह भी परीक्षण करना है कि निजीकरण का मतलब भारत के भीतर क्या होना चाहिए और क्या है। और अगर जातीय जनगणना के बाद आरक्षण 50% पार कर रहा है तो उसके दायरे में कौन कौन से सेक्टर आएंगे, और उन सेक्टर के भीतर अगर कहीं पर भी ना ओबीसी है, ना शेड्यूल कास्ट है, ना शेड्यूल ट्राइब है, जो मिलाकर तकरीबन 73% हो जाते हैं, तो फिर इनके लिए रास्ता और इनकी भागीदारी के हक का जिक्र कौन करेगा। यह भी पहली बार है। यानी राजनीतिक तौर पर सड़क से संवाद बनाने की स्थिति राहुल गांधी को भी मथ रही है, कांग्रेस को भी मथ रही है।
और मनाइए कि इस मथने की प्रक्रिया के बाद जिस मैनिफेस्टो का जिक्र अब होने लगा है, उस मैनिफेस्टो की आवाजों को सुनकर दिल्ली में घबराहट इस बात को लेकर है कि संसद के भीतर तो 370 और 400 पार का ऐलान कर सकते हैं। संसद के भीतर तो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का जिक्र हो सकता है। संसद के भीतर G20 की सफलता का राग गाया जा सकता है, लेकिन इस संसद के भीतर कौन बताएगा इस देश के किसानों की बदहाली कैसी है? कौन बताएगा मजदूरों की त्रासदी कैसी हो चली है? कौन बताएगा कितनी बड़ी तादाद में पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी इनकी नौकरी चली गई, कितनों को वेतन नहीं मिल रहा है और पूरा का पूरा सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट हाथों में दे दिया गया? यह आवाज कहीं दूसरी जगह से नहीं, सड़क पर इस न्याय यात्रा के साथ चलते वक्त राहुल गांधी के कानों में पड़ रही है। उनकी टीम उसको दस्तावेज के तौर पर तैयार कर रही है। राजनीतिक तौर पर यह परिस्थिति एक वक्त वामपंथियों के साथ कभी रही होगी, जब वो मानकर चलते थे कि सड़क की आवाजों को अगर संसद के भीतर मैनिफेस्टो के तौर पर नहीं लाया गया और लागू नहीं किया गया तो इस देश के भीतर में गरीब और अमीर के बीच की बड़ी मोटी लकीरें खाई में तब्दील हो जाएगी, जिसे पार पाना मुश्किल होगा। ध्यान दीजिए, इस दौर में वर्ग संघर्ष नहीं है, लेकिन इस दौर में अमीर और गरीब की परिस्थितियों के दायरे में इस देश का ओबीसी, इस देश का दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश का कमजोर तबका, सभी का जिक्र हो रहा है। यानी भारत की राजनीति में यह एक बदलाव है, उस ताजे हवा की तरह है जिसकी खुशबू हो सकता है दिल्ली को अच्छी ना लगे, क्योंकि आदिवासी की आबो हवा में वह खुद को अच्छा महसूस कर नहीं पाती है। उसे ऐसा लगता है कि आदिवासी कहां चलकर आ गए जो उसके साथ बैठ गए। यह परिस्थिति इस देश के भीतर में संभ्रांत सोच के साथ जुड़ी थी, जिसको बीजेपी की राजनीति ने इस दौर में आत्मसात कर लिया। और यही वजह है कि जो बीजेपी को ऑक्सीजन आरएसएस के उन संगठनों से मिलता था जिनके सरोकार जनता से रहते थे, वह भी राजनीतिक सत्ता की जीत के साथ साथ गायब हो गए और स्वयंसेवक भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए बीजेपी के साथ जुड़ गया, क्योंकि वहीं उसकी जरूरत और वहीं उसका कद उसे दिखाई देने लगा। यानी एक बड़ा वैक्यूम इस दौर में इस देश के सामने आया। और सबसे बड़ी बात आखिर में यही बता दें कि वामपंथियों का इस देश में सुपड़ा साफ होना राजनीतिक तौर पर, इसी दौर में आरएसएस धीरे धीरे शिथिल पड़ते हुए खत्म होने की स्थिति में आ गई, जहां उसके पास आज की तारीख में जमीन की हवा की कोई आबो हवा नहीं है। रांची में एचईसी के बाहर बैठे हुए तमाम ट्रेड यूनियन हैं, लेकिन वहां पर भारतीय मजदूर संघ नहीं है। बीएमएस जो एक मजदूर संगठन है, लेकिन उसकी मौजूदगी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर वो बैठेगा तो सवाल होगा कि इस देश में हैवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। और यह आवाज सुनने की आदि दिल्ली अब रही नहीं। दिल्ली तो सत्ता की जीत के साथ तमाम मलाई आरएसएस को भी देने को तैयार है, बशर्त वह उसके कहने पर चले तो वह उसके कहने पर चल पड़ी। लेकिन यह अंदेशा किसी को नहीं था कि कांग्रेस सड़क की राजनीति और धूल के बीच रहकर उन संवाद को सुनेगी और उन बातों के जरिए भारत के उस मानचित्र पर जिसमें अभी तक दिल्ली की सियासत का राज रहा, उसमें वह खुद को बदलेगी और मैनिफेस्टो के जरिए उन मुद्दों को उस पर अंकित करेगी जिसमें लोगों को यह वाकई महसूस होने लगे कि हां, उन्हीं की यह आवाज है, उन्हीं के बोले हुए शब्द हैं। यह हो सकता है मैनिफेस्टो कमेटी में चिदम्बरम साहब इस बात को ना समझ पा रहे हो, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक यात्रा है, ये सामाजिक यात्रा है, ये आर्थिक यात्रा है, इसीलिए ये न्याय की यात्रा है जिसको निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ संसद के भीतर जीत का शोर है, और बड़ी जीत का शोर है, उससे भी बड़ी चकाचौंध और उसमें लिपटी हुई जीत का शोर है। सिर्फ जीत ही जीत है, जहां हार का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हार शब्द आते ही सत्ता ढहढहा कर गिर जाएगी। और उनके पास एक ही नायक है, एक ही चेहरा है, एक ही आवाज है, उसी के इर्द गिर्द सब कुछ है। लोकतंत्र का मंदिर भी वही सिमटकर वाकई राज दरबार में तब्दील हो चला है। और दूसरी तरफ सड़क की आवाज अब इस बात से खुश है कि उसे संसद के भीतर जाकर यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस देश के भीतर में क्या कुछ अपने सत्ता के मित्रों ने सत्ता को दिया
और सत्ता ने अपने मित्रों को क्या कुछ दिया और इस धंधे और गंदे की परिस्थिति के बीच में राजनीति फंस कर रह गई, जहां पॉलिटिकल फंडिंग सिर्फ एक को मिलेगी और उस फंडिंग को मिलने की जीत के बाद इस देश में एनओसी सिर्फ एक को मिलेगा। ऐसी परिस्थिति इससे पहले नहीं थी जो इस दौर में आ गई है। तो टकराव वाकई बंद कमरों के भीतर के मचते हुए जीत के शोर का है और दूसरी तरफ सड़क से उठती हुई इस आवाज का है जो इस देश में चुनावी मैनिफेस्टो को तैयार कर रही है। इंतजार कीजिए, अभी बहुत हवा और बहनी बाकी है और इस हवा में कौन कहां कब कैसे उड़ जाए कोई नहीं जानता है। सिर्फ इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।